तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली वांग शियानजेन पवेलियन जाने के बाद यान के साथ फाइट कर लेता है, जिससे वो गुआन यी की नजरों में अच्छा और यान की नजरों में विलन बन गया था। उसे हराने के लिए यान स्पिरिचुअल फर्नेस में अपना ब्लड सेक्रीफाइस करके एक पावरफुल अटैक क्रिएट कर चुका था। अपर रियान से होने वाले इस खतरनाक अटैक को देखकर तियान दाओ और किंग लाओसेट के दोनों ही जनरल्स वहां पर आ जाते हैं ली वांग को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ली वांग को इस अटैक के बारे में सिस्टम अपडेट कर देती है कि उसे इस अटैक से बचने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। ली वांग के पूछने पर कि क्या वो इस तरीके के अटैक्स को रोक सकता है, सिस्टम बताती है कि हाँ बिल्कुल, इस तरीके के 3 पावरफुल अटैक्स को वो रोक सकता है। ये सुनने के बाद ली वांग वहाँ पर एक पावरफुल बैरियर क्रिएट कर चुका था। तो जैसे ही वो पावरफुल स्ट्राइक उस बैरियर से टकराता है, वो स्ट्राइक डिस्ट्रॉय हो गया था। उस अटैक के खत्म होते ही वहाँ पर एक एंसेस्टर अपीयर हो जाता है, जो कि यान फैमिली का एंसेस्टर था। वो ओल्ड मैन जोर जोर से चिल्लाकर ली वांग को बाहर बुलाने लगता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ली वांग ने उसके डिसेंडेंट को हर्ट किया है। अब तक तो वहाँ पर मास्टर लिंग और गुआन यी भी हाजिर हो जाते हैं, जो उस एंसेस्टर को रोकते हुए ये कह रहे थे कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ली वांग ने हमारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो तो हमारे मेहमान हैं। मास्टर लिंग की ये बात सुनकर वहाँ पर ली वांग भी अपीयर हो गया था, जो कहता है कि आखिर एंसेस्टर यहाँ पर आए हैं और अटैक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, और वो भी झूठ बोलकर। यान फैमिली के अलावा कोई और उनके एंसेस्टर को नहीं बुला सकता, तो अब आपको पता लगाना होगा कि ये काम किसने किया है। वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर को जब पता लगता है कि ली वांग ही वही गुनहगार है, तो वो उसे सजा देने के लिए नीचे उतर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ मौजूद सब लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। पर एंसेस्टर तो घुटने के बल बैठते हुए ली वांग को ग्रीट करने लगते हैं। ये देखकर तो वहाँ मौजूद सभी का होश उड़ गया था, यहाँ तक कि ली वांग खुद चौंक रह जाता है। वहीं एंसेस्टर ली वांग को ग्रीट करते हुए बताते हैं कि वो तो असल में उसके काफी पुराने स्लेव थे। अब ये सुनकर कि एंसेस्टर ली वांग को पहले से जानते हैं, वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ली वांग है कौन। वहीं सिस्टम ली वांग को बताती है कि अब जब एक ऐसा पर्सन अपीयर हो गया है जो उसकी पास्ट मेमोरीज से रिलेटेड है, इसलिए उसे कुछ मेमोरीज दी जाने वाली है। इसलिए सिस्टम उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज प्रोवाइड कर देती है, जिसमें उसे काफी पेन हो रहा था। दूसरी तरफ सभी लोग काफी ज्यादा क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर एंसेस्टर का ली वांग से क्या लेना देना है। वो सभी ली वांग को इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो बताए कि आखिर एंसेस्टर उसे कैसे जानते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां ली वांग से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, ये सोचकर कि ये कितना ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस बंदा है। वहीं फिलहाल ली वांग सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ एंसेस्टर से ये पूछता है कि आखिर वो कौन है जिसने आपसे मेरे बारे में झूठ कहा, क्या आप उस इंसान को पहचानते हैं। एंसेस्टर बताते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे मैजिक के थ्रू ब्लड सेक्रीफाइस करके यहाँ बुलाया, और मुझे नहीं पता कि वो इंसान कौन है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ गुआन फैमिली उस शख्स का पता जरूर लगाएगी। ये बोलने के बाद वो अपनी फैमिली के दोनों लोगों से कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, ग्रीट करो मास्टर को, क्योंकि मास्टर अपर रियान से बिलोंग करते हैं और हमारी पूरी फैमिली उनकी गुलाम है। अपर रियान की बातें सुनकर तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं, यहाँ तक कि ज़ेंग कहती है कि आपने कभी मुझे भी नहीं बताया। वहीं गुआन ये सोच रही थी कि इस बंदे का बैकग्राउंड सच में काफी पावरफुल है। इसके बाद एंसेस्टर मास्टर लिंग से कहते हैं कि उस गद्दार का पता लगाओ जिसने ली वांग को हर्ट करने की कोशिश की। तो ये ऑर्डर मिलते ही मास्टर लिंग फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुआन ये को डाउट हो रहा था यान पर। इसके बाद सिस्टम ली वांग को बताती है कि असल में यान की सारी फैमिली एंसेस्टर समेत उस पर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए यान की डेस्टिनी वैल्यू 100 पॉइंट से कम हो गई है और तुम्हारी 100 पॉइंट से इंक्रीज। ये न्यूज सुनकर तो ली वांग जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि यान तुम्हें मुझसे कॉम्पिटिट करना था, तुम्हारे तो अपने ही तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब तक यान को भी पता लग गया था कि उसका सारा प्लान उल्टा पड़ चुका है। वहीं उस ब्लड सेक्रीफाइस मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद उसके मेरिडियंस भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। और वहीं दूसरी तरफ मास्टर लिंग सभी गार्ड्स के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। जैसे ही वो गार्ड्स के साथ दरवाजा तोड़ के अंदर आते हैं, उन्हें नजर आता है कि यान ने अपनी कलाई काट कर अपनी जान दे दी।
उसकी लाश देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा हैरान थे। एंसेस्टर के साथ मिलकर मास्टर लिंक जब ये न्यूज ली वांग को देते हैं तो वो काफी अपसेट नजर आ रहा था, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो उसे एक डेस्टिनी ऑफ सन मिला जिसके पास इतनी ज्यादा डेस्टिनी थी। उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि उसने अब तक इस लड़के की डेस्टिनी ठीक से चुराई भी नहीं और वो इतनी जल्दी हार मान के जान गंवा बैठा। ली वांग को इतना ज्यादा नाराज होता देखकर वो सभी परेशान होने लगते हैं कि सिर्फ यान की वजह से उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट दांव पर लग गई है। वो सभी एक एक करके यान पर इल्जाम लगाने लगते हैं। ग्वान फैमिली के ऐसा करने की वजह से सिस्टम ली वांग को बताती है कि उसके 50 डेस्टिनी पॉइंट्स इंक्रीज हो गए हैं। ये सुनकर ली वांग हैरान था कि यान के मरने के बाद भी डेस्टिनी पॉइंट्स इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि यान अभी भी जिंदा है। इधर ली वांग ग्वान फैमिली को भड़काते हुए कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि यान के पीछे कोई पावरफुल लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे थे, और अब जब अपनी फैमिली में पकड़ा जा चुका है तो अपनी आइडेंटिटी रिवील ना हो इसलिए लोगों ने उन्हें जान से मार दिया होगा। ये सुनकर तो एंसेस्टर ली वांग की बातों पर यकीन करते हुए कहते हैं कि हमें उस लड़के से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारे ऊपर ब्लेम ना आए। अब ग्वान फैमिली के ऐसा कहने पर सिस्टम ली वांग को 50 पॉइंट्स और दे देती है। ली वांग उनके इस रिएक्शन पर कहता है कि शायद मैंने गलत प्रेडिक्ट कर लिया, वैसे भी वो आपके खानदान का बेटा है और उसकी श्रद्धांजलि करना आपके लिए जरूरी है, तो आप लोगों को उस चीज की तैयारी करनी चाहिए। अब एंसेस्टर के जाने का वक्त हो गया था, इसलिए वो ग्वान फैमिली से कहता है कि वो ली वांग के ऑर्डर्स को फॉलो करे। ये कहकर वो तो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब ली वांग के भी जाने का वक्त आ गया था। इस बार वापसी के रास्ते में ली वांग की टीम के साथ ग्वान ये भी जाने वाली थी, जो अब से ली वांग की टीम के साथ ही रहने वाली है। ली वांग को ये भी पता लगता है कि 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक यान की बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मरने के बाद अभी भी उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश है। ये सुनकर ली वांग काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। वो तो ग्वान यी से कहता है कि शायद वो दोबारा से जिंदा होने वाला है। ये सुनकर ग्वान यी हैरान थी क्योंकि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, और अब वो कहता है कि शायद यान को हंट करने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ हमें यान की बॉडी को दिखाया जाता है जिसे ग्वान फैमिली ने जेल के अंदर भर के रख दिया था और एक गार्ड उसकी पहरेदारी कर रहा था। अचानक से यान के सर के अंदर से एक कॉन्शियसनेस बाहर आकर उसके माइंड में एंटर हो जाती है, जिससे एक तेज झटके के साथ वो वापस से होश में आ जाता है। इसका मतलब ली वांग का गैस बिल्कुल सही था कि यान खुद को वापस जिंदा कर लेगा। यान तो वापस से जिंदा होकर काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी इतने अच्छे कंडीशन में है, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे वापस अपनी बॉडी का कंट्रोल लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तभी वहाँ ली वांग हाजिर हो जाता है ग्वान यी के साथ, जो यान से कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना होगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी को सेफली यहाँ मैंने रखवाया था। यान उन दोनों को वहाँ देखकर काफी हैरान था, पर वो ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि उसकी याददाश्त चली गई है और उसे बिल्कुल नहीं पता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। उसे लग रहा था कि ग्वान यी उसकी बात मान जाएगी, पर वो तो कहती है कि जैसा हमारे ली वांग ने कहा बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहे हो। इसका मतलब वो सही थे कि तुम मेरे भाई नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर एक डीमन है जो सजा के डर से अपनी मौत का नाटक कर रहा था। यान समझ जाता है कि शायद अब उसकी सिस्टर उसकी बात नहीं सुनने वाली, इसलिए वो थोड़ी देर ली वांग पर गुस्सा दिखाते हुए ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि कोई डीमन उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा हो और उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा हो। उसकी ऐसी हालत देखकर सिस्टम उसे बताती है कि यान की सिस्टर का बिलीव उस पर से कमजोर हो चुका है, इसलिए सिस्टम उसे 100 डेस्टिनी वैल्यू ऐड कर रही है। सिस्टम ली वांग को बताती है कि अब अगर तुम चाहो तो इसे मार सकते हो, जिससे तुम्हारी डेस्टिनी डबल हो जाएगी। अब यही तो ली वांग को चाहिए था। वो कहता है कि ठीक है, अब खेल शुरू करते हैं। वो ग्वान यी से कहता है कि अब शायद तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आने वाला, तो अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं सिचुएशन को अपने हाथ में लेने वाला हूँ। ग्वान यी वैसे तो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर अब जब उसे पता लगा कि इसकी बॉडी में उसका भाई नहीं बल्कि डीमन है, तो वो पीछे हट जाती है और यान ली वांग से डर कर कांपने लगता है। यान तो अपनी सिस्टर से रिक्वेस्ट करता रह जाता है कि प्लीज उसकी जान बचा लो, पर वो दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली वांग अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए यान का गला दबाना शुरू कर देता है। यान अपनी जान बचाने के लिए ली वांग से कह रहा था कि एक बार तुम मुझे छोड़ दो तो मैं सारी की सारी टेक्निक्स अपनी तुम्हें सिखा दूंगा। मेरे पास एल्केमी की काफी सारी सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद हैं। पर ली वांग कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारा है तुम्हारे
सोल के साथ साथ सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो मुझे तुमसे सीखने की क्या जरूरत है, इस बार तो मैं तुम्हारे सोल कॉन्शियस को भी जिंदा नहीं रहने देने वाला। ये बोलने के बाद ली वांग उसकी सोल को एक पिल में कन्वर्ट करके उसे कंज्यूम कर लेता है। यान के मरते ही उसकी सारी टेक्निक्स ली वांग के पास पहुंच गई थी। वो ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है कि इतनी छोटी सी उम्र में इस लड़के ने सच में काफी हिडन टेक्निक सीख ली हैं, जो अब से और किसी की नहीं सिर्फ उसकी है। दूसरी तरफ सिस्टम ली वांग को बताती है कि मेन लीड को मारने के बाद उसे 200 डेस्टिनी पॉइंट्स मिलने वाले थे, पर उसने जान के उसे जान से मार दिया, इसलिए अब उसे डबल मिलेगा, यानी कि 400 डेस्टिनी पॉइंट्स। और इसके साथ ही उस डेस्टिनी सन के कुछ काफी सारे हिडन ट्रेजर्स बॉक्स भी मिलेंगे। इन ट्रेजर बॉक्स को देखने के बाद तो ली वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए वो उनमें से एक ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर चुका था, जिसमें उसे काफी हिडन टेक्निक्स साथ ही काफी सारे कार्ड्स मिलते हैं, जिनका यूज करके वो आगे फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट उठा सकता है। ली वांग उन कार्ड्स को देखने के बाद सिस्टम से पूछता है कि क्या वो एक कार्ड का यूज करके अपनी मेमोरी वापस ला सकता है, तो सिस्टम इस चीज के लिए उसे अलाउ कर देती है और वहाँ वो एक कार्ड का यूज करके उसकी मेमोरी वापस लाने लगती है। इस कार्ड का यूज करने से ली वांग को अपनी आधी से ज्यादा मेमोरीज मिल चुकी थी, पर वो अभी भी अपसेट था क्योंकि सिस्टम ने उसे पूरी मेमोरीज नहीं लौटाई। सिस्टम उसे कहती है कि उसे आगे भी ऐसे ही डेस्टिनी कलेक्ट करते रहना होगा, जिससे उसे अपनी सारी मेमोरीज मिल जाएंगी, पर फिलहाल के लिए तो उसे अपने इस कैरेक्टर की कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसके लिए उसे 2 खतरनाक डेमोनिक टेक्निक सीखनी होंगी। इन टेक्निक्स के बारे में सुनकर ली वांग काफी हैरान था, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि वो असल में एक डीमन है। इस न्यूज से वो काफी ज्यादा शॉक था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो सभी वापस जा रहे थे, जहां ज़ैंग गुआनिये से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती। गुआनिये का कहना था कि याद तो आती है, लेकिन मेरी फैमिली के ऊपर मिस्टर ली ने काफी सारे एहसान किए हैं और उन्हें चुकाने के लिए मेरा उनके साथ जाना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही मिस्टर ली वांग काफी अच्छे इंसान है, मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ज़ैंग इस बात पे कहती है कि अच्छे इंसान तो वो है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से कल्टीवेशन में बिजी हैं। इसके बाद हमें ली वांग को दिखाते हैं, जो कि सच में कल्टीवेशन कर रहा था, और वो सिस्टम से कहता है कि अपनी इतनी सारी मेमोरीज को खंगालने के बाद भी मुझे अभी तक ये पता नहीं लगा कि आखिर मैं यहाँ पर आया तो आया कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो सच है कि मैं अपर रियाल्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अगर मैं अपर रियाल्म से बिलोंग करता हूँ तो मैं लोअर रियाल्म में क्या करने आया, और इस लोअर रियाल्म में मुझे इमॉर्टल वर्ल्ड में क्यों भेजा गया। साथ ही आप लोग जब अपर रियाल्म में जन्म लेते हैं तो आप पैदाइशी गौर होते हैं, तो फिर मेरी कल्टीवेशन इतनी कम कैसे हो गई। इतने सारे सवाल हैं और एक भी जवाब नहीं मिला। ली वांग की ये सारी बात सुनकर सिस्टम कहती है कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो इसके लिए तुम्हें एक टास्क कंप्लीट करना होगा, और ये टास्क इतना ज्यादा खतरनाक है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर अगर इस टास्क को तुम कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें एक हॉरिफाइंग सजा भी मिलेगी और साथ ही तुम्हारी मेमोरी लॉस भी हो जाएगी। तो बोलो, क्या तुम ये टास्क लेने के लिए तैयार हो? अगर ये टास्क तुम कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस मिलेगी और साथ ही तुम्हारा कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। ये सुनकर तो ली वांग काफी बुरी तरीके से डरते हुए कहता है कि नहीं, मेरे लिए एक टास्क ही काफी है, पहले तो मैं अपनी ये डेस्टिनी वैल्यू कंप्लीट कर लूं जो कि मुझे मिला है टास्क तुमसे। सिस्टम ली वांग को बताती है कि गुआनिये तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, उसके साथ बॉन्डिंग करके तुम्हारी डेस्टिनी इंक्रीज हो जाएगी। अब तक तुमने जितने डेस्टिनी पॉइंट्स कलेक्ट किए थे तुमने उनका यूज करके अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव कर ली है, तो तुम्हें आगे और भी ज्यादा डेस्टिनी वैल्यू की जरूरत है। ये सुनकर ली वांग हमें गॉड रियाल्म के 5 स्टेजेस के बारे में बताता है, जिसमें पहला लेवल है गॉड डिपार्चर रियाल्म, दूसरा है गॉड पीस रियाल्म, तीसरा है गॉड डोमेन रियाल्म और चौथा है गॉड सन रियाल्म और 5th है हेवन रियाल्म। और वो फिलहाल अपनी कल्टीवेशन से खुश नहीं था, क्योंकि वो कहता है कि मैं अभी भी सबसे कमजोर रियाल्म पर हूँ। वैसे भी उस डेस्टिनेशन सॉन्ग बायली से मिलने का वक्त आ गया है, इसलिए मुझे तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। सिस्टम यहाँ पर हमारे ली वांग को बताती है कि सॉन्ग बायली एक ट्रेजर हंट के लिए जा रहा है, साथ ही अब उसे एक और फीमेल पार्टनर मिल गई है जो उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करने वाली है, और उन दोनों के साथ में आने की वजह से यहाँ पर ली वांग की 20 डेस्टिनी पॉइंट्स माइनस कर लिए जाते हैं। ये सुनकर तो ली वांग को गुस्सा आ रहा था और वो सिस्टम पे गुस्सा उतारने लगता है। उसी वक्त वहाँ जुआन आ जाता है, जिसे देखकर तो ली वांग अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके फिर से सीरियस हो गया था। अब तक वो सभी 9 डोमेन सेक्ट पहुंच गए थे, जो असल में ली वांग का ओरिजिनल सेक्ट है। वहां पहुंचने के बाद वहां का व्यू ज़ैंग और गुआनिये को काफी अच्छा लग रहा था। वहां के डिसाइपल्स ली वांग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए उसे बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं।
सेट में जाने के बाद ली वांग गुआनिये से कहता है कि तुम्हारे सेट में की रिफाइनिंग की प्रैक्टिस की जाती है ना, तो अब मेरे सेट में आने के बाद तुम्हें उसी तरीके की टेक्निक दी जाएगी। ये सुनकर तो गुआनिये खुश हो जाती है कि ली वांग उसके बारे में इतना सोच रहा है और उस पर इतना ट्रस्ट कर रहा है। तभी अचानक से ली वांग के पीछे रखा हुआ स्पिरिचुअल पत्थर ग्लो करने लगता है। उसे हवा में इस तरीके से फ्लाई होता देखकर वो सभी समझ गए थे कि ट्रेजर हंट की जगह का प्लेस डिसाइड हो चुका है और अब उन्हें वहाँ जाना होगा। ली वांग अपने साथ ज़ेंग और शुआन को लेके जाने वाला था। इससे पहले वो वहाँ जाने के लिए रवाना होते उन्हें पता लगता है कि कोई पावरफुल पर्सन उनके डिसाइबल्स को हर्ट कर रहा है। ये एक लड़की थी जिसके पास एक हंटर था और वो अपना हंटर चलाते हुए ली वांग से कह दिए कि कौन है यहाँ पर ली वांग जो सॉन्ग बाइली को परेशान करता था, वो जल्दी से आगे आए और मुझे रिपोर्ट करे। इस लड़की को देखने के बाद सिस्टम ली वांग को बताती है कि ये लड़की असल में सॉन्ग बाइली की न्यू वुमन है। ली वांग तो ये जानने के लिए एक्साइटेड था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर करने क्या आई है। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की जो कि हेवनली सुप्रीम ध्यान पर है, जो कि क्वीन है मेड्यूसा स्नेक ट्राइब की, वो ली वांग की तरफ अपने स्वॉर्ड को पॉइंट करते हुए कहती है कि जल्दी से बताओ सॉन्ग बाइली कहाँ पर है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें उसका पता मालूम है क्योंकि तुम उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। ली वांग उसकी ये बात सुनकर कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ये लड़की उसकी लव इंटरेस्ट की है ना, फिर इसे सॉन्ग बाइली का पता क्यों नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात कि ये उसके बारे में मुझसे क्यों पूछने आई है। अब तक जाओ शुआन काफी ज्यादा नाराज हो चुका था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड लेकर इससे फाइट करने आ जाता है। जाओ शुआन के इस रवैये से वो काफी नाराज हो चुकी थी, इसलिए वो अपने हंटर के एक स्ट्राइक से जुआन के वेपन के चिथड़े उड़ा देती है, जिस वेपन के टुकड़े छिटकने से ही काफी स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। जाओ शुआन ने अब तक हार नहीं मानी थी, इसलिए वो 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर अटैक करता है। पर ये हंटर गर्ल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो अपने हंटर को घुमाते ही उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसने अपने हंटर को डुअल ब्लेड में कन्वर्ट कर लिया था और अब वो तेजी से ली वांग के बैरियर को तोड़ने जाती है, पर तोड़ नहीं पाती। ली वांग जुआन को पीछे हटने का बोलकर उस लड़की मेड्यूसा को बता देता है कि सॉन्ग बाइली असल में कहाँ पर है, पर उसे एड्रेस पता नहीं था, इसलिए वो कहती है कि जल्दी से रास्ता दिखाओ, मैं जाकर उसे जान से मार देना चाहती हूँ। ली वांग उससे पूछता है कि आखिर तुम उसे ढूंढ क्यों रही हो और उसे मारना क्यों चाहती हो, क्या तुम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हो। ये सुनकर तो वो हेजिटेट करने लगती है और उसकी इस हेजिटेशन को देखकर ली वांग समझ गया था कि लगता है कि वो ड्यूअल कल्टीवेशन सॉन्ग बाइली की एक ट्रिक थी जिसमें उसने इस लड़की को फंसा लिया। ली वांग उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है जो तुम उसे मार देना चाहती हो। वो कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं एक बाहर वाले को क्यों बताऊं। ली वांग तो उसे और ज्यादा चिढ़ाने के लिए कहता है कि असल में ये जो ज़ेंग नाम की लड़की तुम देख रही हो ना, ये सॉन्ग बाइली की पहली लव इंटरेस्ट है जिसकी पावर का वो गलत यूज करना चाहता था। अब ये सुनकर तो मेडुसा को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तो वहाँ पर खड़े एक पिलर को तोड़ देती है, ये कहते हुए कि उस रेपिस्ट को तो जान से मर जाना चाहिए। ये सुनकर तो ज़ेंग परेशान होते हुए कहती है कि क्या सॉन्ग बाइली ने किसी लड़की को हर्ट किया है। तो मेड्यूसा अपने मेड के बारे में बताने लगती है, पर ली वांग को तो पता था कि ये मेड असल में और कोई नहीं बल्कि मेड्यूसा खुद है। मेड्यूसा बताती है कि सॉन्ग बाइली ने उसकी मेड के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करके उसे छोड़ दिया और अब बात उसकी जान पर बनाई है, इसलिए उसे किसी भी हाल में सॉन्ग बाइली से बदला लेना है। ये सुनकर तो ज़ेंग ली वांग की तारीफ करने लगती है कि अच्छा हुआ ली वांग उसके साथ था, वरना तो ये सब उसके साथ हो रहा होता। तो अब मेड्यूसा को अफसोस होने लगता है और वो ली वांग को ऑर्डर देते हुए कहती है कि मेरे कहने पर उसे जान से मार दो। सिस्टम ली वांग के सामने दो ऑप्शन रखती है कि या तो वो इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करके सॉन्ग बाइली को मार दे, जिससे कि इस लड़की का लव इंटरेस्ट भी उसके ऊपर आ जाएगा, और दूसरा ये कि वो इसके ऑर्डर को रिफ्यूज कर दे, जिससे कि आगे की कल्टीवेशन वो खुद तय करेगा। ली वांग का कहना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उसके साथ दोस्ती करना जायज है, लेकिन मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं मानता और मैं इसके भी ऑर्डर्स नहीं मानने वाला। ये बोलकर वो अपने हेवनली पाम अटैक का यूज करते हुए उसे सप्रेस करने लगा था। मेड्यूसा के लिए तो उस प्रेशर में खड़ा होना भी काफी मुश्किल होने लगता है। वो तो ली वांग से कहती है कि क्या एक प्रेग्नेंट लेडी पर अटैक करना जायज है। अब ये सुनकर कि मेड्यूसा प्रेग्नेंट है, वो अटैक को रोक देता है। ली वांग के अटैक को देखकर मेड्यूसा समझ गई थी कि ये अटैक तो सिर्फ अपर वर्ल्ड के लोग कर सकते हैं, फिर ये ली वांग कैसे कर सकता है। ली वांग को ये जानकर हैरानी होती है कि मेड्यूसा को भी अपर रियान के बारे में काफी कुछ पता है। वहीं जाओ शुआन मेड्यूसा को सब बता देता है ली वांग के बारे में कि असल में तो वो अपर रियान का एक किंग है। यहाँ ली वांग मेडुसा से कहता है कि मैंने तो अपर रियाल में किसी स्नेक ट्राइब के बारे में नहीं सुना, मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। ये बोलने के बाद वो उस पे अटैक तो कर देता है, पर वो उसे मारता नहीं बल्कि टेलीपोर्ट करके सॉन्ग बाइली के पास भेज देता है।
इसके बाद तो सिस्टम ली वांग को बताती है कि मेडुसा के सोंगबाइली के पास वापस जाने के बाद उसकी डेस्टिनी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। दिल पे पत्थर रखते हुए ली वांग को अपनी डेस्टिनी वैल्यू माइनस करवानी पड़ रही थी, पर बाद के फायदे का सोचकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद तो ज़ेंग शुआन और वो खुद सीक्रेट रियाल्म के लिए निकल गए थे। 3 दिन बाद उनका सफर कंप्लीट हो जाता है और वो सीक्रेट रियाल्म के डोर के पास पहुंच गए थे। जहां पहुंचने के बाद ज़ेंग बताती है कि ये दरवाजा हजारों सालों बाद खुलता है और यहाँ पहुंचने पर ये दरवाजा आपको अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ जाने के बाद आपको काफी सारे खजाने मिलते हैं। पता नहीं इस बार कौन सा अमेजिंग सा ट्रेजर उनके हाथ लगेगा। पर ली वांग के तो अलग ही प्लान्स थे। वो सोच रहा था कि देखते हैं कौन सा चूहा हमारे हाथ लगता है। सिस्टम से पूछने पर उसे पता लग गया था कि सोंगबाइली की डेस्टिनी वैल्यू फिर से इंक्रीज हो गई है और वो यही तो चाहता था, क्योंकि डेस्टिनी सन की डेस्टिनी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उसे मारने के बाद ली वांग की डेस्टिनी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। इसलिए वो खुशी खुशी सीक्रेट रियाल्म के अंदर एंटर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोंगबाइली भी मेडुसा के साथ सीक्रेट वर्ल्ड में एंटर होने वाला था, जहाँ अकेले जाने पर तो उसकी कल्टीवेशन सप्रेस होने वाली थी। वो अपने फायदे के लिए मेडुसा के साथ था और ये बात उसे पता थी, लेकिन फिर भी उसे सोंगबाइली के साथ अच्छा बिहेव करना पड़ रहा था, जिससे उसका स्पिरिट स्नेक नाराज हो जाता है और वो ट्रिक करके मेडुसा के हाथ से सोंगबाइली को एक जोरदार थप्पड़ पड़वा देता है। वैसे तो वो नहीं मारना चाहती थी, इसलिए वो सोंगबाइली को फिर से अपनी बातों में लपेटने लगती है। ये बात सोंगबाइली को भी साफ साफ समझ आ रहा था। वो कहता है कि अगर मेरा तुमसे मतलब ना होता ना तो मैं इस चीज का जवाब तुम्हें जरूर देता। तब तक सोंगबाइली के मास्टर भी बाहर आ जाते हैं, जो उससे कह रहे थे कि तुम फिर से इस विच के साथ हैंग आउट कर रहे हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इसके साथ मत घूमना। ये सुनकर तो मेडुसा नाराज होकर अपना वेपन बाहर निकाल लेती है कि आखिर तुम होते कौन हो ये कहने वाले। मास्टर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसे मेडुसा ने ब्लॉक कर लिया था। अब इससे पहले कि उन दोनों की इंटेंस फाइट हो पाती, सोंगबाइली बीच में आकर उन दोनों को रोक देता है। सोंग तो मास्टर के सामने ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि मेडुसा उसकी जिंदगी हो। मास्टर ये कहते हुए ब्रेसलेट के अंदर वापस चले जाते हैं कि बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। सोंग को पता था कि वो मास्टर के खिलाफ जा रहा है, तो मेडुसा उससे कहती है कि वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम सीक्रेट रियाल्म में ली वांग को मारने जा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मास्टर इस चीज में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब तुम्हारे साथ मैं हूँ और मैं तुम्हें गाइड करूंगी। ये बोलने के बाद वो खूब नौकरों वाली हरकतें करवा रही थी उससे। दूसरी तरफ सीक्रेट रियाल्म में एंटर होने के बाद यहाँ पर ली वांग की कल्टीवेशन सबको शो होने लगती है। ज़ेंग को तो लग रहा था कि ली वांग इतना ज्यादा वीक है, पर ज़ुआन कहता है कि नहीं, शायद हमारे मास्टर ने जानबूझ के अपनी कल्टीवेशन को कम किया है। और ये सच था, क्योंकि ली वांग ने काफी सारा डेस्टिनी वैल्यू माइनस करवा के अपनी कल्टीवेशन को लो शो कराया था, ताकि वो सोंगबाइली को उकसा सके, ये दिखाकर कि वो कमजोर है। अगर यहाँ पर ली वांग ने ऐसे शो किया कि वो सोंगबाइली से ज्यादा पावरफुल है, तो वो फिर से वहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा। अचानक से वो पिलर शेक होने लगता है, जिसपे वो सभी खड़े थे। ज़ेंग को तो समझ नहीं आता कि आखिर ये पिलर कहाँ जा रहा है, पर ली वांग एक तिलिस्मान का यूज करते हुए उन्हें कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, क्योंकि अब हम एक चूहे का शिकार करने जा रहे हैं। ये बोलने के बाद ली वांग उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है जिस रास्ते से सोंगबाइली और मेडुसा आगे बढ़े थे। इसके बाद वो सभी वॉइड सुप्रीम रियाल्म में पहुंच जाते हैं, जहां हमें एक स्कल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी सारे लोगों पर अटैक कर रहा था। इस स्कल मॉन्स्टर की बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी। साथ ही उसके पास एक आर्मर और एक शील्ड मौजूद था, जिसकी हेल्प से वो वहां मौजूद काफी सारे डिसाइबल्स को जान से मार देता है। उस माहौल में आने के बाद ज़ेंग ली वांग को बताती है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। पता नहीं आगे उनका किन किन मुसीबतों से सामना होगा। जिसे सुनकर ज़ाओ शुआन कहता है कि जब तक बॉस हमारे साथ है तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके ऑरा को सेंस करने के बाद कोई भी कमजोर बीस्ट हम पे अटैक करेगा। ये बातें तो ली वांग को भी पता थी कि जब तक वो यहाँ है तब तक वो इन पर मुसीबत नहीं आने देगा, लेकिन साथ ही सोंगबाइली को ढूंढने के अलावा वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि यहाँ पर पावरफुल बीस्ट मौजूद हैं। उनके ऐसा सोचते ही वो स्कल मॉन्स्टर पीछे से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ज़ेंग और ज़ुआन उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, पर ली वांग उन दोनों को रोककर अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा था। उसकी फायर एनर्जी उस स्कल मॉन्स्टर को ट्रैप कर लेती है
ऐसा करने से वो रुकता नहीं है बल्कि अपने स्पिरिचुअल ब्लेड से लगातार उन पे हमला करना शुरू कर देता है। जिन हमलों से बचने के लिए ज़ेंग और जुआन वहाँ पर शील्ड बना लेते हैं। स्कल मॉन्स्टर की वजह से यहाँ पर ली वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल आई से फायर रिलीज करके उस स्कल मॉन्स्टर को राख बना देता है। उस स्कल मॉन्स्टर के मरने के बाद ली वांग को एक स्पिरिचुअल वेपन मिला था जो कि एक सोल बोन है, जिसे कलेक्ट करके रखने के बाद में उसे इससे काफी ज्यादा पावर मिलेंगी। दूसरी तरफ हमें सोंग बाइली को दिखाया जाता है जो कि मेड्यूसा के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके पास एक ड्रैगन टोकन मौजूद था जिसकी हेल्प से वो वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा दरवाजा ओपन कर लेता है। उस दरवाजे के सामने अपीयर होते ही वो उसी ड्रैगन टोकन को की तरह यूज करके उस दरवाजे को ओपन कर लेता है। उस दरवाजे के हटते ही उसके सामने काफी सारी सीढ़ियां आ जाती हैं जो नीचे की तरफ जा रही थी। वो तो खुश होकर कहने लगता है कि अब वॉइड सुप्रीम के सारे ट्रेजर मेरे होंगे, पर अब तक उसके पीछे ली वांग आ गया था, जिसे देखकर तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सोंग बाइली ली वांग से पूछता था कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो तो साफ साफ कह देता है कि मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। ली वांग को वहाँ देखने के बाद मेड्यूसा अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी होते हुए ये कह रही थी कि इतनी जल्द मचाने की भी जरूरत नहीं है। आखिर तुम सोंग बाइली पर अटैक करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। उसका ये रूप देखने के बाद जुआन को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वो कहता है कि ये तो कल तक उसकी दुश्मन थी ना, पर अब ये उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। ली वांग कहता है क्योंकि ये उससे प्यार करने लगी है और इसलिए अब ये हमें मारना चाहती है। जैसे ही मेड्यूसा उन तक पहुंचती है, सोंग बाइली अपनी तरफ से एक फॉर्मेशन बनाकर उन्हें ट्रैप कर देता है, मेड्यूसा के कहने पर भी कि वो यहाँ पर मौजूद है। सोंग बाइली ये कहते हुए निकल जाता है कि मेरे लिए इस ली वांग को मार डालो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये बोलकर वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से निकलने के बाद वो सोच रहा था कि तुम भी इसके साथ मर जाओ तो अच्छा होगा। वहीं उसके वहाँ से जाते ही ली वांग मेड्यूसा से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा। मेड्यूसा को अब भी उस पर भरोसा था, इसलिए वो एक दूसरा स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर ली वांग को मारने की कोशिश करने लगती है, पर ली वांग के बैरियर की वजह से वो उसे टच भी नहीं कर पाती। वहीं ली वांग जब अपनी पावर सील को हटाकर अपनी रियल पावर शो करता है तो उसकी कल्टीवेशन लेवल को देखकर ही मेड्यूसा के पसीने छूट गए थे। वो ये देखकर हैरान थी कि ली वांग कितना ज्यादा पावरफुल है। ली वांग इतनी आसानी से तो उसे जाने देने वाला नहीं था, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके उसे जोर से दीवार पर पटक देता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी और वो वहाँ से निकलते हुए कह रहा था कि मैं सोंग बाइली को ढूंढने जा रहा हूँ, इसलिए ज़ेंग और जुआन अब से ये तुम्हारे हवाले हुई। उसे जाता देखकर तो मेड्यूसा और भी ज्यादा गुस्से में तमतमाने लगती है, पर उसे रोकने के लिए ज़ेंग और ज़ाओ शुआन दोनों रास्ते में आ गए थे। वो दोनों मिलकर उसे काफी देर तक रोकने की कोशिश करते हैं, जहां फाइट को कंटिन्यू करते हुए मेड्यूसा ली वांग से कहती है कि अगर सोंग बाइली को कुछ भी हुआ तो इसकी कीमत तुम्हें अपने खून से चुकानी होगी। पर ली वांग तो ये कहते हुए निकल जाता है कि अफसोस, उसे बहुत कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ हमें सोंग बाइली को दिखाते हैं जो कि उसी ड्रैगन टोकन की हेल्प से केव में आगे बढ़ रहा था। वो ड्रैगन टोकन उसे अपने रास्तों पर चलाते हुए एक जगह रोक लेती है। वहाँ पहुंचकर सोंग बाइली काफी ज्यादा खुश होने लगता है क्योंकि अब उसे सुप्रीम वॉइड के इनहेरिटेंस मिलने वाले हैं, पर उसकी खुशी चकनाचूर हो जाती है क्योंकि वहाँ उसका पीछा करते हुए ली वांग अपीयर हो गया था, जो कि सोंग बाइली से ये कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सच में तुम्हें वो इनहेरिटेंस मिलने वाले हैं। अब तक सोंग बाइली के ब्रेसलेट से उसके मास्टर बाहर आकर ली वांग से कहते हैं कि अगर तुम्हें वो इनहेरिटेंस चाहिए तो तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें सोंग बाइली को जाने देना होगा। अब मास्टर की ये वाली बात सुनकर तो सोंग बाइली को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन, तुम जानते हो कि अगर मुझे सुप्रीम वॉइड का इनहेरिटेंस मिल गया तो मैं खुद ही इसे मार सकता हूँ, पर तुम तो सामने से उसे वो ट्रेजर ऑफर कर रहे हो ताकि वो उसे हासिल करे और मुझे जान से मार दे। मैंने नोटिस किया है कि जब जब ली वांग तुम्हारे सामने आता है तुम हमेशा उसे बचाते हो, मुझे नहीं, और तुम्हारी वजह से आजकल उसे ये भी पता लग रहा है कि मैं कहाँ और किस वक्त मौजूद होने वाला हूँ। कहीं वो तुम ही तो नहीं जो उसके साथ मेरी लोकेशन को शेयर कर रहा है। ये सुनकर मास्टर को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि सोंग बाइली उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि वो तो सोंग बाइली को बचाना चाहते हैं। पर उसका कहना था कि अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो उसे पावरफुल क्यों बना रहे हो, मुझे क्यों नहीं। दोनों के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग देखकर तो ली वांग को बड़ा मजा आ रहा था। वो तो सोंग बाइली से कहता है कि कितने बदतमीज किस्म के पर्सन हो तुम, अपने मास्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, वो जैसा कहते हैं वैसा कर दो। ये सुनकर तो सोंग बाइली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और अब वो अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि अब अगर मैं मर भी गया ना
तो भी तुम्हें वो ट्रेजर नहीं देने वाला। वो अपने 5 एलिमेंट्स की पावर का यूज करते हुए खतरनाक अटैक ली वांग पर कर देता है। ली वांग भी ड्रैगन स्पेयर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर चुका था और अब वो भी सोंग बाइली को मारने के लिए खतरनाक अटैक कर रहा था। सोंग बाइली को पता था कि यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक बार रिलीज हो गया तो वो जान से जाएगा, इसलिए वो अपने हाथ में मौजूद उस ब्रेसलेट को थ्रो करके मास्टर को सेक्रीफाइस कर देता है। मास्टर चैन के हर्ट होते ही सिस्टम ली वांग को बताती है कि अब जब सोंग बाइली के टीचर और उसके बीच का रिश्ता खत्म हो गया, इसलिए हमारे होस्ट को 200 डेस्टिनी वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनकर तो ली वांग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो ये कह रहा था कि सोंग बाइली, तुम तो खुद अपनी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे हो। मास्टर चैन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। वो इंजर्ड होने के बाद सोंग बाइली से कहते हैं कि मैं अंधा था जो मैंने तुम्हें चूज किया, पर सोंग बाइली का कहना था कि अब मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, तुम पहले से ही मेरे दुश्मन के साथ थे और मेरा मेंटोर बनने का तो बस नाटक कर रहे थे। इधर ली वांग ये देखकर कि बेस्ट टाइमिंग है, वो अपने सोल बोन को बाहर निकालकर मास्टर को दे देता है, ये कहते हुए कि आप इसका यूज करके अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। पहले तो मास्टर का प्लान था कि वो इसे रिफ्यूज कर दे, पर सोंग बाइली के लगातार हार्श कमेंट से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब वो ली वांग के साथ जुड़ने का तय कर लेते हैं, जहां वो उसकी सोल बोन की पावर को एब्जॉर्व करके एक पावरफुल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए थे, जो कि काफी गुस्से में सोंग बाइली पर अटैक कर रहा था। सोंग बाइली उस अटैक से बचने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता, तो वो डिसाइड करता है कि वहां से भागकर वो सबसे पहले उस सुप्रीम ट्रेजर को इनहेरिट कर ले। पर उसका रास्ता रोकने के लिए तो वहाँ ली वांग हाजिर हो जाता है, जो उसके हाथ से उस ड्रैगन टोकन को छीनते हुए उसे किक करके जमीन पर गिरा चुका था। इससे पहले कि मास्टर चैन सोंग बाइली का नामो निशान मिटा देते, वहाँ मेडुसा आकर अपनी तलवार से उनके बीस्ट हैंड को कट कर देती है। मास्टर के उसके साथ फाइट को कंटिन्यू करने पर मेडुसा मास्टर पे भारी पड़ रही थी। ये देखकर ली वांग मास्टर को वापस सोल बोन में बुलाकर अंदर रख लेता है। मेडुसा सोंग बाइली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने उस पावरफुल इविल स्नेक मॉन्स्टर को भी अपनी बॉडी में एंटर नहीं होने दे रही थी और उसके लिए स्नेक सील लगा के रखी थी, जिसे ली वांग नोटिस करते हुए कहता है कि बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना उससे, इसलिए तो अपने स्नेक स्पिरिचुअल बॉडी को भी अपने अंदर एंटर नहीं होने दे रही हो। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़का तुम्हारे प्यार के लायक है? ली वांग के बार बार मना करने के बावजूद भी मेडुसा सोंग बाइली की तरफ से उसके साथ फाइट कर रही थी, जहां फाइट के दौरान वो ली वांग के हाथों काफी बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो जाती है। अगर मेडुसा फाइट को और ज्यादा कंटिन्यू करती तो उसकी बॉडी का सील ब्रेक हो जाता और उसका वो इविल स्नेक उसकी बॉडी पर हावी होते हुए सोंग बाइली को मार देता, और ये बात उसे भी अच्छे से पता थी। इसलिए वो पहले तो ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसे मेडुसा की काफी ज्यादा फिक्र है, और फिर खुद ही पीछे से उसकी बॉडी में स्वॉर्ड घुसा देता है। अपने ही प्यार के हाथों धोखा खाने के बाद मेडुसा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो तड़पते तड़पते वहाँ अपनी जान दे देती है, जबकि सोंग बाइली कह रहा था अगर मैं तुम्हें नहीं मार देता तो तुम मुझे मार देती। मेडुसा का वो स्पिरिचुअल एविल स्नेक उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम ली वांग को बताती है कि मेडुसा के मरने के बाद उसे 250 डेस्टिनी वैल्यू मिल रही है, क्योंकि सोंग बाइली का लव बॉन्ड पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मेडुसा के मरते ही वो पाइथन उसकी बॉडी पर लगे सील को ब्रेक करके उसकी बॉडी में एंटर होने लगता है, जहां अब वो एक जायंट पाइथन में कन्वर्ट हो गया था, जिसे देखकर तो सोंग बाइली खुश होने लगता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने इस पाइथन की हेल्प की है सील को ब्रेक करके, इसलिए अब वो पाइथन सिर्फ उसकी बात सुनेगा। ली वांग को भी ऐसा ही लग रहा था कि अब उसे अपनी पावर का यूज करते हुए इस जायंट पाइथन के साथ फाइट करना होगा, पर वो जायंट पाइथन तो सोंग बाइली के खिलाफ हो जाती है, ये कहते हुए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर करने की, और फिर वो अपने पूंछ से हिट करते हुए उसे जमीन पर काफी बुरी तरीके से पटकना शुरू कर देती है। काफी देर तक अपना गुस्सा उतारने के बाद वो सोंग बाइली की हालत काफी ज्यादा खराब कर चुकी थी। इससे पहले कि वो अपने खतरनाक जहर से उसे जान से मार देती, ली वांग बीच में आकर उसके अटैक को वहीं ब्लॉक कर लेता है। सोंग बाइली भी देखकर हैरान था कि ली वांग उसकी मदद क्यों कर रहा है, पर ली वांग का कहना था कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और मारे, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हाथों में दम तोड़ो। ली वांग के इस एक्शन को देखने के बाद अब वो जायंट पाइथन उससे नाराज हो चुकी थी। अपने ड्यूअल कल्टीवेशन का यूज करते हुए वो 5 एलिमेंट का यूज करके ली वांग को ट्रैप कर लेती है। दूसरी तरफ सोंग बाइली को लग रहा था कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है, क्योंकि उसके दो दुश्मन आपस में फाइट कर रहे हैं।
तो उसके पास अच्छा मौका है उस सारी पावर को इनहेरिट करने का, पर वो इतनी बुरी हालत में घसीटते हुए जीने से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी ली वांग अपने पैरों से उसके हाथ को दबाते हुए कहता है कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। उसे वहाँ देखकर तो सोंग बाइली हैरान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार डालेंगे, पर होता बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि ली वांग उस जायंट पायथन को एक छोटे से बीस्ट में कन्वर्ट करके ट्रैप कर चुका था। वो उस बैरियर बॉल को सोंग बाइली को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा, ये छोटा सा कीड़ा मुझे तुम्हें मारने से रोक सकता है? अब तो बस ये मेरे खेलने के काम आएगा, इसलिए मैं इसे अपना पालतू पेट बनाने वाला हूँ। ली वांग की ऐसी हरकतें देखकर तो सोंग बाइली कह रहा था कि आखिर तुम किस तरीके के मॉन्स्टर हो और तुम्हारी कल्टीवेशन आखिर है कितनी। उसका ऐसा सोचने की वजह से सिस्टम उसकी डेस्टिनी वैल्यू माइनस करती जा रही थी और अब वो उसे बताती है कि ये डेस्टिनेशन असल में नेगेटिव में जा चुका है। ली वांग सिस्टम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कह रहा था, तो फिर इसे अभी मारने का फायदा क्या है जब इसके पास डेस्टिनी पॉइंट्स ही नहीं बचे। बेहतर होगा कि इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, जितनी देर में ये अपने डेस्टिनी पॉइंट्स को इंक्रीज कर लेगा। तब तक मैं सुप्रीम वॉइड के उस पावर को इनहेरिट कर लेता हूँ। ये बोलकर वो उस ड्रैगन टोकन को लेकर तेजी से उस स्कल की तरफ आगे बढ़ रहा था। स्कल के पास पहुंचने के बाद वो उस ड्रैगन टोकन की हेल्प से उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म को अवेक कर लेता है, जो जिंदा होते ही ली वांग को वहां देखने के बाद काफी ज्यादा नाखुश लग रहा था। वो उठते ही कहता है कि क्या तुम सोंग बाइली हो? ली वांग का कहना था कि नहीं, वो तो वहाँ गिरा पड़ा है। सोंग बाइली भी अपना नाम अनाउंस करता है, जिसे देखकर वो स्कल कहता है कि तुम इस पावर को इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ड्रैगन टोकन असल में सोंग बाइली को दिया गया था, इसलिए ये पावर भी टेक्निकली उसी को मिलेगी। पर ली वांग का कहना था कि उसने सोंग बाइली को फाइट में हरा कर ये ड्रैगन टोकन हासिल किया है, इसलिए इस पावर के लिए राइट चॉइस वही है। तो स्कल मॉन्स्टर कहता है कि पहले मुझे तुम्हें एग्जामिन करना होगा कि क्या तुम इस पावर को हासिल करने के लायक हो भी या नहीं। ली वांग को तो हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि ये स्कल मॉन्स्टर उसे पावर इनहेरिट नहीं करने देना चाहता, इसलिए वो बस फिजूल के बहाने बना रहा है। पर उसे पता था कि अगर एक बार उसने इसकी पावर टेस्ट कर ली तो इसके बाद इस स्कल को चाहे या ना चाहे वो पावर ली वांग को देनी ही पड़ेगी। पावर टेस्ट करते ही तो वो स्कल काफी ज्यादा हैरान था ली वांग की पावर को देखकर, लेकिन साथ ही वो कहता है कि तुम तो एक डीमन हो, तुम्हारे पास डिमोनिक टेक्निक्स, डिमोनिक वेपन्स मौजूद हैं और तुम्हें ये पावर बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इस पावर के लिए राइट चॉइस सोंग बाइली है, जिसके पास सच में राइट पाथ पर चलने के सारे मोटिव हैं। वो एक सच्चा और नेक दिल इंसान है, इसीलिए ये पावर सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए। ली वांग तो इस बात से इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि वो अपनी पावर का यूज करके सोंग बाइली को गिरा देता है, जिसकी ऐसी हरकत से वो स्कल मास्टर काफी बुरी तरीके से नाराज हो जाते हैं और अब वो ली वांग पे अटैक करने लगता है। ली वांग स्कल मास्टर के उस पावरफुल फीस्ट को ब्लॉक कर चुका था, लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके बैरियर में दरारें पड़ने लगती है, जिससे तो वो हिट होकर काफी दूर जाकर गिरता है। अब स्कल मास्टर अपने वॉइड सुप्रीम की पावर का यूज कर रहा था, जो सच में इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अर्थ और हेवन की पावर को मिक्स करके भी उसका मुकाबला करना मुश्किल था और ली वांग को उन अटैक्स को ब्लॉक करने में सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। स्कल मास्टर तो ली वांग को हराने के लिए वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बॉल क्रिएट करके ली वांग को उसमें ट्रैप कर चुका था। ली वांग के लिए उस ट्रैप से बाहर आना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था और दूसरी तरफ वो स्कल मास्टर धीरे धीरे उस स्पिरिचुअल बॉल को उस ब्लैक होल में डालने लगता है। जैसे ही ली वांग उस ब्लैक होल के पास पहुंचा था, उसके बाद वो अपने डीमन स्पेयर का यूज करके उस स्पिरिचुअल बॉल को ब्रेक करके बाहर आ गया था। ये देखकर तो उस स्कल मास्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ली वांग इस पावरफुल अटैक को भी ब्लॉक कर लेगा। वहीं ली वांग इसी स्पेयर का यूज करके उस डीमन स्कल मास्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उस मास्टर के वैनिश होते ही वो सारी की सारी पावर ली वांग में ट्रांसफर हो गई थी और ऐसा होते ही सिस्टम उसे 350 पॉइंट्स डेस्टिनी वैल्यू भी दे देती है। पावर हासिल करने के बाद ली वांग की नजर सोंग बाइली पर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे ली वांग के हाथों इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं था। ली वांग उसे भागने नहीं देता, बल्कि वो तो उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। सोंग बाइली पहले तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो ली वांग से अपनी जान की भीख मांग रहा हो, लेकिन पीछे से वो एक पावरफुल अटैक करने को रेडी था। पर ली वांग को बेवकूफ बनाना इतना भी आसान नहीं। उसे पहले से ही पता लग जाता है कि सोंग बाइली उस पर स्नीक अटैक करने वाला है, इसलिए वो उसे जोरदार हिट करते हुए खुद से दूर कर देता है और फिर अपने डीमन स्पेयर का यूज करके उसकी जान ले लेता है।
सॉन्ग बाइली के मरते ही सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताती है कि वैसे तो डेस्टिनी सन को मारने के बाद उसे 200 डेस्टिनी वैल्यू मिलने वाली थी, पर ये दुगनी हो जाती है, इसलिए अब उसे 400 डेस्टिनी वैल्यू, साथ ही काफी सारे हिडन ट्रेजर्स मिलेंगे, जिनका यूज करते हुए ली वांग इस बार भी अपनी मेमोरी को रिस्टोर कर रहा था। इस बार मेमोरी रिस्टोर करते हुए उसे सिस्टम में एक और नई चीज नोटिस होती है। मेमोरीज मिलने के बाद ली वांग को पता लगता है कि अपर रियाल में उसके पास एक फियोंसे भी है। वो ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है कि चलो अब इस पावर को टेस्ट कर लेते हैं, और साथ ही अपर रियाल वापस जाकर अपनी फियोंसे से भी मिल लेते हैं। इसके बाद हमें डोंग यान नाम की एक नई लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक बुरा सपना देखते हुए जागती है, और वो ली वांग के बारे में ही बात कर रही थी, ये कहते हुए कि पिछली लाइफ तो तुमने मेरी खराब कर दी थी, पर इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और फिर हमें डोंग यान के पास्ट लाइफ के बारे में पता लगता है, जब ली वांग असल में अपर रियाल में रहता था, जहाँ उस वक्त डोंग यान को एक दोषी की तरह सभी के सामने पेश किया जाता है, और सभी लोग उसे जान से मारने के लिए नारा लगाने लगते हैं। खुद ली वांग अपने हाथों से स्वॉर्ड घुसाकर उसे जान से मार देता है। डोंग यान मरते मरते भी यही बात दोहरा रही थी कि तुम कितने ज्यादा क्रूर हो, और फिर होश में आने के बाद वो कहती है कि मैं अपनी इस लाइफ में तुमसे बदला जरूर लेके रहूंगी। डोंग यान पास्ट लाइफ में असल में ली वांग की फियोंसे थी, जिससे वो मिलने अपर रियाल में आने वाला है। दूसरी तरफ ली वांग ज़ेंग के साथ अपर रियाल के लिए रवाना हो रहा था, जहां जाने से पहले वो सभी सेक्ट की जिम्मेदारी जाओ शुआन और गुआनयी पर दे देता है, और साथ ही उन्हें एक तिलिस्मान भी देता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसे भेजकर मुझे वापस बुला लेना। उन्हें अपर रियाल ले जाने के लिए एक चीफ एल्डर उन्हें गाइड करने वाले थे, जिसके लिए वो एक खास तरीके का बोट मंगाते हैं। वहीं हमें एक दूसरे एल्डर को दिखाया जाता है, जो आगे बढ़ते हुए बता रहा था कि अपर रियाल के दरवाजे ओपन हो गए हैं, और जो भी पावरफुल मास्टर है वो अपर रियाल जा सकते हैं, पर उनके अपर रियाल के गेट को क्रॉस करने से पहले ही वो थंडर अटैक का शिकार होकर वहां से गायब हो चुके थे। जिसे देखते हुए चीफ एल्डर, जो कि ली वांग और ज़ेंग को गाइड कर रहे थे, वो बताते हैं कि अगर शील्ड का यूज ना करो तो तुम अपर रियाल पहुंचने से पहले ही जान से मारे जाओगे। इसलिए वो अपर रियाल के दरवाजे को क्रॉस करने से पहले बोर्ड को एक शील्ड के जरिए अच्छे से कवर कर लेते हैं। अब वो सभी होली लैंड पहुंच गए थे, जहां जाने के बाद ज़ेंग कहती है कि मास्टर, क्या ये आपका बर्थ प्लेस है? ये सुनकर चीफ एल्डर को हैरानी होती है कि ज़ेंग को सब कुछ पता है। तो ली वांग उस चीफ एल्डर के सामने ज़ेंग के साथ फ्लर्टिंग करते हुए बता रहा था कि ये सब कुछ जानती है, क्योंकि वो ली वांग की पहली मोहब्बत जो है। वहीं दूसरी तरफ होली लैंड पहुंचने के बाद भी कोई उनकी स्वागत के लिए सामने नहीं आता, और ये देखकर तो उस एल्डर को गुस्सा आ रहा था, और साथ ही काफी ज्यादा हैरानी भी हो रही थी कि इन्फॉर्म करने के बाद भी कोई सेक्ट से आया क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ ली फैमिली के कोर्ट यार्ड में दो एल्डर्स आपस में फाइट कर रहे थे, क्योंकि आज क्लैन कंपटीशन का दिन था, और सभी एल्डर ली वांग के फादर के साथ ये बोलकर फाइट करने लगते हैं कि अब नेक्स्ट हेड यंग जनरेशन में से किसी और बंदे को बनाना होगा, क्योंकि उनका बेटा ली वांग काफी सालों से गायब है, और उनका ये सेक्ट सालों से बिना किसी चीफ के आगे बढ़ रहा है। ली वांग के फादर का मानना था कि उनका बेटा वापस जरूर आएगा, और तब ये सेक्ट उसे उसकी पोजीशन देगा। वो नहीं चाहते कि उनके बेटे का हक किसी और को मिले, इसलिए वो एक जबरदस्त प्रेशर रिलीज करके वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स को दूर झटक देते हैं। इस प्रेशर को फील करने के बाद तो वो बच्चे डरते हुए कह रहे थे कि हम इनके साथ कभी फाइट नहीं कर सकते। वहीं गॉडली मास्टर ली लिंग जुन की इस हरकत से सभी एल्डर नाराज होकर उन्हें हिट करना शुरू कर देते हैं। वो सभी एल्डर्स पावर्स में ज्यादा थे, इसलिए वो ली वांग के फादर को बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुके थे। वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा सालों से लापता है, और अब हम इस चीज को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के क्लैन कंपटीशन में जो भी विनर बनेगा, इस यंग जनरेशन का सेक्ट लीडर वही बनेगा। उनके ऐसा बोलते ही वहाँ पर एंट्री हो जाती है ली वांग की, जो अपने फादर को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि फादर, मैं वापस आ गया। उसके फादर भी उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वहीं ली वांग को वहाँ देखकर सभी एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म।